नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज कुछ खास मुद्दों के साथ हम आपके सामने हैं। तमाम पैनलिस्ट उन मुद्दों को समझेंगे। आज दो खास एजेंडे को लेकर के हम बातचीत करने जा रहे हैं। पहला आज का जो मुद्दा है वो है जिस तरीके से आज अब ऐलान किया गया है कि बीजेपी के एनडीए के कह सकते हैं एनडीए के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इन दो लोगों को 25 दिसंबर को आज ये ऐलान कर दिया गया उनके जन्म दिवस से एक दिन पहले कि उनको सम्मान दिया जाएगा भारत रत्न का। तमाम लोगों ने इसका स्वागत भी किया है, लेकिन कुछ लोग तमाम सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर में रविन्द्रनाथ टैगोर, कबीर, इन सब की अनदेखी क्यों। इस पर एक सवाल और भी है कि क्या भारत रत्न को लेकर के भी सियासत होती है, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी इस बात की अपील करती आ रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ श्याम जाजू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिलीप के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। इरफान रसूल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पहला सवाल दिलीप जी आपसे, जिस तरीके से अब इस बात का औपचारिक ऐलान हो गया है जन्म दिवस से ठीक एक दिन पहले कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाएगा, और साथ ही साथ दूसरा नाम मदन मोहन मालवीय का भी सामने आया है। इससे पहले भी हमने देखा है कि समय समय पर तमाम लोगों को भारत रत्न देने की मांग उठती रही है, लेकिन जब भी किसी सियासी व्यक्ति को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट इस बात की भी होने लगती है कि क्या इसका भी राजनीतिकरण हो रहा है। लंबे समय से बीजेपी इस बात की मांग कर रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाए। अब तमाम लोग ये कह रहे हैं, इससे पहले भी मायावती की तरफ से बयान आया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो तमाम दलित नेता रहे हैं उनको भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम उन्होंने लिया। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे भारत रत्न को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी होती रहती है? मुझे लगता है दोनों, अटल बिहारी वाजपेयी भी और पंडित मदन मोहन मालवीय भी, दोनों को, खास करके मालवीय साहब को बहुत पहले मिलना चाहिए था। जी, देर आए, बहुत देर आए, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे 5 साल ऑफिस में पूरे किए। और न सिर्फ पूरे के ऑफिस में, बल्कि एक ऐसा नेता जो अपने जो विरोधी थे उनके लिए भी वो स्वीकार्य थे। वो बीजेपी के थे, एनडीए के थे, वो देश के नेता थे। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे डॉक्टर मालवीय, पंडित मालवीय, उनके लिए उनका जो काम है, आज भी उनके काम को लेके हम जानते हैं। आज जो बड़ा BHU है या और जो उनके काम स्वतंत्रता सेनानी ग्रुप है, उनको पहले मिलना चाहिए। मुझे लगता है जो दिया गया बिल्कुल उचित है, सही निर्णय है। पंडित मालवीय जी के बारे में देर हुई है जी, लेकिन जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है, अच्छा है। इसको सब लोगों को इस पे जो है न सिर्फ बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है। जहां तक बात है सियासत की और सियासत करने वालों की जी, और सवाल उठाने वालों की, उनकी फहरिस्त हर चीज में लंबी होती है। सबके अपने अपने नजरिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनके अपने नजरिए हैं कि किनको और मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कई और लोग हैं जिनको मिल सकता था, मिलने का या मिलना चाहिए। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय में देरी हुई, हो सकता है कुछ बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हैं भारत में जो भारत रत्न के काबिल हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जिनको मिला है उनको जरूर मिलना चाहिए था और उसका स्वागत होना चाहिए। चलिए, इस बीच बाकी लोगों से हम प्रतिक्रियाएं लें, उससे पहले जरा तमाम तरह की जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं जरा उसको भी सुनते हैं। पहले सुनते हैं तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। जरा पहले वो सुनते हैं, उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखते हैं। He is a living Bharat Ratna. Now, government under the leadership of Narendra Modi ji has conferred Bharat Ratna to him. The entire country will rejoice about this conferring of the Bharat Ratna. I am personally very happy that a great leader's great service has been formally recognized. Though people are already considering him as Bharat Ratna. That's why I said he's a living Bharat Ratna. श्री मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न, उसको प्रदान किया है। उसके लिए संसदीय बोर्ड ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया
और साथ ही साथ ये करोड़ों लोगों की जो आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया है। हमारे लिए बहुत सुखद है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देने का चाहेंगे। और वास्तव में ये फैसला पहले हो सकता था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो स्थान है देश में, वो अपने आप में ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है कि जिसको हम सीमाओं में नहीं बांध सकते। और अटल जी जिस रूप में आज़ादी के बाद देश को बनाने का स्वरूप बनाया अटल जी ने, वो अपने आप में आज देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो वास्तव में सही अर्थों में अटल जी उसकी देन है। ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि अटल जी आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। देश में सबके हृदय में उनके लिए बहुत अच्छा स्थान है। सब लोग उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे। और 25 दिसंबर को परसों कल ही उनका जन्मदिन है। ऐसे मौके पर उनको भारत रत्न की घोषणा ये बहुत ही एक बेमिसाल और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। देश भर इसका स्वागत होगा। और मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने शिक्षा के लिए देश में एक ऐतिहासिक काम किया, उनको भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है मरणोत्तर। लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में ऐसे बड़े वीरों ने जो काम किया है उनको भारत रत्न से नवाजा जाने की मांग भी थी और सही थी। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने ये दोनों फैसले जो किए हैं इसकी बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा होगी दुनिया भर में। आज बहुत खुशी का दिन। भारत के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हमारे देश में हमारे बीच में से दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जिया। पंडित मोहन मालवीय साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, इन दोनों व्यक्तियों ने अपना जीवन इस देश के लिए जिया। और इनके जीवन काल से इस देश को, देशवासियों को, युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अपना जीवन जब दूसरों के लिए जीते हैं उसके लिए एक बहुत कठिन एक निर्णय लेना होता है खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए। इन दोनों को जो सम्मान दिया गया है वो हमारे लिए सम्मान की बात है। अब जरा सुनते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया किस तरह की है। भारत रत्न का डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ द डे लेती है, हम स्वागत करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बधाई देते हैं और मदन मोहन मालवीय जी के परिवार के लोगों को बधाइयां देते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो सबों को साथ लेके चलने की नीति अटल मदन मोहन मालवीय जी की थी, इंक्लूसिवनेस की, सरकार उस पर चलेगी। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनको एक समय में कहा था कि राजधर्म का पालन करो, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो हो रहा है देश में आप हम सब देख रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम अटल बिहारी जी की कही हुई बात पे राजधर्म का पालन ये सरकार करेगी। तमाम खास पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामाधार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। रामाधार जी, अगला सवाल आपसे ही होगा। आप जिस तरीके से तमाम लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मदन मोहन मालवीय चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं एक समय पे, तो इसकी सराहना जिस तरीके से होनी चाहिए कि बीजेपी ने एक पूर्व कांग्रेसी को इस तरीके से सम्मान दिया, चाहे वो सरदार पटेल हों, उसके बाद से अब मदन मोहन मालवीय को लेकर के अब भारत रत्न दिया जा रहा है, उस तरह की प्रतिक्रिया आपकी तरफ से नहीं आई, उतनी खुशी जाहिर नहीं की गई। देखिए, महामना को कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम उन्होंने किया, और एक जमाने में उनको कहा जाता था कि सरदार पटेल को तो बोलते हैं आप कि मतलब कि वो कांग्रेस के थे और वो आरएसएस के विरोधी थे, तो आखिर में इनके देखिए मालवीय जी की मृत्यु आजादी के जस्ट पहले हो गई थी, तो इसलिए याद प्रसंग में नहीं आता है। लेकिन मालवीय जी उसके पहले अपना क्षेत्र अलग कर चुके थे। भिक्षाटन करके इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना कर देना ये बहुत बड़ी बात थी, और मैं भाग्यवान हूं
जिस विभूति के पास गए थे ये भूमि के लिए, मेरा सौभाग्य रहा है उनसे मिलने का। तो मालवीय जी उनके यहाँ अपना गमछा फैला के, जो कंधे पे रखते थे चादर, उस चादर को फैला के बोले कि राजा ऐसा करो कि इसमें हमको भूमि का दान दे दो। और काशी नरेश ने मुट्ठी में भूमि उठा के इनको दे दी और बोले कि जितना आप जैसे बाउंड्री कराना चाहें, जो इलाका आप चाहें वो कर ले। ये मिला है भारत रत्न, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। वाजपेयी जी को भी मिला है, ये वाजपेयी जी के को भी निश्चित रूप से, वो अभी आज के दिन में जो भी राजनेता लोग हैं उन लोगों में सबसे वरीयतम है, उनको भी मिला है, वो स्वागत की बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और लोग हैं, उन लोगों के ऊपर भी विचार करना चाहिए। अब जैसे पिछड़ों को जागृत करने में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का योगदान था, जिन्ना का विरोध एक जमाने में स्वतंत्रता संग्राम में अब्दुल कयूम अंसारी जी ने किया था। छूट गए हैं बहुत सारे, ये तो महान विभूतियों से भरा हुआ देश है। जिनको मिला है उनको बधाई, और जिनको न मिला है हम आशा करते हैं जिनको कांग्रेस ने छोड़ा उनको एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार दे। स्वाभाविक है, दे कोई भी सरकार किसी की नहीं, सरकार भारत सरकार है, वो वर्तमान भारत सरकार। लेकिन जब भी किसी सियासी व्यक्ति को दिया जाता है, गलतियों को सुधार ले। अटल बिहारी वाजपेयी को गलतियां कांग्रेस करती है, उसको सुधारने के लिए बराबर सरकार बनती रहे, ये स्वाभाविक है, बनता रहे। सरकारें तो आती जाती रहती हैं लोकतंत्र में। अब काम बढ़िया करेंगे तो रिपीट करेंगे, नहीं काम बढ़िया करेंगे तो बाहर एग्जाइल जो आपने खराब काम किया वो काम करे। हाँ, बनी है तो काम करने को आई है, जो छूटे हुए लोग हैं उन लोगों को दे। आपने खराब काम किया था, स्वाभाविक है, तभी तो हम 44 पे सिमट गए। चलिए, बहुत कम कांग्रेसी ऐसे हैं जो इतनी मतलब स्पष्टता के साथ, साफगोई के साथ जो है इस बात को स्वीकार करें कि हाँ हमने खराब काम किया था, इसलिए लोगों ने हमको नकार दिया। चलिए श्याम जाजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपने एक अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के बहुत लंबे समय से आप पार्टी की भी मांग थी, तमाम लोगों की मांग थी कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, दे दिया गया, मदन मोहन मालवीय जी को भी दिया गया। अब सवाल यहाँ पे बहुत सारे उठ रहे हैं, पहले से ही उठ रहे हैं। मायावती, जब इस बात की सुगबुगाहट शुरू हुई थी 1-2 महीने पहले कि अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जा सकता है, तभी मायावती ने इस तरह का बयान दिया था कि बहुत सारे दलित नेता ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उस पर भी क्या कोई रणनीति आपकी है अगले साल, उसके अगले साल, या जी? हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आज सरकार ने 2 भारत रत्न पुरस्कार, जो सर्वोच्च नागरिकता का सम्मान का पुरस्कार है, वो 2 को जारी करके, जो बहुत दिन से पेंडिंग डिमांड थी, जनता के मन की भावना थी, उसको मूर्त रूप दिया है। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी, वो थोर शिक्षाविद, उस टाइम के नेता जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ऐसे महामना मालवीय जी को आज दिया है, और देश के लोक नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया है। अटल जी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, 10 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, 94 में सर्वश्रेष्ठ सांसद, 92 में पद्म विभूषण प्राप्त, 77 में विदेश मंत्री, आजादी के आंदोलन में 42 में जेल में जाने वाले, और 3 बार देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हुए। ये अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स जिनकी एक मान्यता थी, मान्यता है, वैसे अटल बिहारी का व्यक्तित्व है। और महामना मालवीय जी ने शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से जो क्रांतिकारक काम उस टाइम किया है, इसलिए दोनों ही प्रसंगोचित निर्णय इस सरकार ने लिया है। दोनों के बारे में देर हुई है, पर योग्य समय पर इस सरकार ने एक उचित कदम उठाया है। अब रहा सवाल, जो लोग इसी भी विषय में जो राजनीतिक कमेंट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के राजनीतिज्ञों को कुछ क्षेत्र छोड़ देने चाहिए जिस पर पॉलिटिकल कमेंट और राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसमें यह एक क्षेत्र है। अब एक टाइम तो सबको दिया नहीं जाता, जो भी लोग रहे आने वाले दिनों में दिया जाएगा, तो वो कोई बात नहीं है, पर जिन लोगों को दिया है उनका उचित सम्मान हुआ है, इसलिए हमें खुशी। आपत्ति किसी ने नहीं जताई, आपत्ति किसी ने जताई, सबने कहा, लेकिन सबने अपने अपने क्षेत्र के लोगों को भी कहा है कि इनको मिलना चाहिए। आलोक जी, आपसे आना चाहेंगे, जब भी सार्वजनिक जीवन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, साहित्य है, कला है, खेल है, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मान मिलता है, तब कहीं ना कहीं पब्लिक डिमांड भी होती है, तो लोग मूड को भी समझते हैं। जैसे पिछले साल हमने देखा सचिन तेंदुलकर को मिला, लता मंगेशकर को मिला, बहुत ज़्यादा विरोध की आवाज़ें नहीं उठती हैं। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल क्लास के व्यक्ति को दिया जाता है, तो भले ही दबी जुबान में ही सही, लेकिन विरोध तो होता ही है, भले ही खुल के ना हो। जैसे इस बार भी तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? मैं तो देख रहा हूँ विपुल यहाँ खड़े होकर के कि एक विचारधारा में इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि दिया जाना चाहिए, लेकिन एक विचारधारा की पार्टी को ही इस बात का ख्याल क्यों आता है कि उसके विचारधारा के व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए। ये भारत इस संकट से गुजर रहा है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले रामाधार जी ने कहा कि विभूतियों की कमी नहीं है, तो ये बात बाकी दलों को क्यों नहीं समझ में आता। आज की तारीख में अगर
ये दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दो विभूतियों को, महामना मदन मोहन मालवीय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष थे काफी वर्षों तक, कांग्रेस के भी मैं जो बात कहना चाह रहा हूं दिलीप जी, मेरा कहना का संदर्भ ये है कि ध्यानचंद जो लंबित सूची में शामिल थे, बिल्कुल साथ, उनके नाम को आज शामिल कर लिया जाए तो क्या हर्ज था? पहले खिलाड़ियों को नहीं था, पिछले साल जी मैं कह रहा हूं जब सचिन तेंदुलकर को दिया गया था तो ये बात आग की तरह फैली थी कि ध्यानचंद को दिया जाना चाहिए। आज फिर कैसे ध्यानचंद रह गया? पिछली सरकार, आपने जिस बात के लिए आलोचना की थी सरकार की, उस समय की सरकार की, वो बात आपके जेहन से क्यों उतर गया? क्या यह वजह थी कि सिर्फ आपको जन्म दिवस पे एक उपहार देना था? यह एक संकट है, यह सोच का एक संकट है। इस संकट से हमें बाहर निकलना चाहिए, सरकार को बाहर निकलना चाहिए। दोनों शख्सियतों का कल जन्मदिन है और उसके पहले आप ऐलान कर रहे हैं कि भारत रत्न दिया जा रहा है। वो शख्सियत इतने बड़े हैं कि उनको जन्मदिन, महामना को यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप भारत रत्न हैं, जैसे महात्मा गांधी को यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप भारत रत्न हैं। उनका किया काम ही इतना बड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी को कहने की जरूरत नहीं है कि अच्छी बात है कि आप नोबेल पुरस्कार, हम आंदोलन करने लगे कि नोबेल पुरस्कार महात्मा गांधी को क्यों नहीं दिया गया, भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, ये बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप जब सब कह रहे हैं भारत रत्न जैसा कोई फैसला ले रहे हैं तो एक ब्लॉक होना चाहिए, क्लब होना चाहिए, जिसमें कि एक सेलेक्टिवनेस होना चाहिए कि एक प्रक्रिया से आपने इस काम को पूरा किया है। आप इस तत्परता में नहीं है कि एक जन्मदिन की तारीख आ गई उस दिन आपने ऐलान कर दिया जी। ये लगता है कहीं ना कहीं आप मोनोटोनस वे में सरकार या देश चलाने की स्थिति में आ गए। नहीं, उसमें जो दो बातें हैं, इसके दो पहलू हैं। जो आप कह रहे हैं कि एक ऐसी इसको देने के लिए जो संस्था काम करती है, जिस तरह से होना चाहिए, जिस पे जो चीजें होनी चाहिए थी आज 60 वर्षों में, 66 वर्षों में वो नहीं हुआ है, तो वो उसको आगे ले जाना चाहिए कि कैसे वो स्थिति बने कि ध्यानचंद जैसे लोग या तमाम ऐसे लोग जिनके बारे में मांगे उठती आ रही हैं, वो राजनीतिक कारण से हो, किसी और कारण से हो, लेकिन विभूतियों की कमी नहीं है, लेकिन जिनको मिला है, खास करके चाहे स्वतंत्र वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन उससे पहले या जो सबसे ज्यादा जिस काम को उन्होंने किया शिक्षा के क्षेत्र में, आजादी के लिए जो लड़ाई थी, मुझे लगता है ये जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो उनका काम था या शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका काम, समाज के लिए जो उनका काम है, मुझे लगता है ये जो व्यवस्था वाली सवाल आप उठा रहे हैं ये जायज है, लेकिन वो बहुत छोटा है। जब छोटा नहीं है, मैं बता पूरी कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आज के दिन में, कल उनका जन्मदिन है और अगर हम उनको देते हैं जो सम्मान नहीं मिला पहले, जिस समय होना चाहिए था नहीं हुआ, अगर उस एक तारीख को आप और आगे रख के, सामने रख के भी इसको देखते हैं तो कम से कम जो कल की जो पीढ़ी है, आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो जिनको पता नहीं डॉक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय की उनकी किस तरह की उनका योगदान रहा इस देश के आजादी से लेकर शिक्षा क्षेत्र में, तो कम से कम वो इस बात को समझने का प्रयास तो करेंगे। उनके जन्मदिन से पहले कौन विभूति है जिनका जन्मदिन वो मना रहे हैं? हाँ, जो खामियां हैं उस वो खामियां बड़ी है अपने आप में, मैं उसको नहीं सर्व कर रहा हूं। भारत आज की तारीख में दिलीप जी इस स्थान पे है जहां पे एक नोबेल संस्था बना सकता है। वो मेरे कहने का मतलब ये है। और इसके बाद ये समस्या नहीं खड़ी होगी कि काशीराम को क्यों नहीं दिया जी आपने, BR अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया, पंडित अब तक क्यों नहीं मिला था? एग्जैक्टली राजीव गांधी, कांग्रेस सरकार आती है, राजीव गांधी को दे देते हैं आप। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, महामना आप भूल जाते हैं, या भूलते क्या इंटेंशनली आप एक ऐसी बात छोड़ देते हैं जो उसमें सियासत बनी रहती है। और आज की तारीख में मैं समझता हूं कि अभी जीवन तारीफ हो रही थी अटल जी की, और जीवन हमारे बीच में भारत रत्न है वो, और जीवंत भारत रत्न है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन उस बड़ी बात में मुझे नहीं लगता है कि अटल जी इस बात से खुश होंगे कि भाई जन्मदिन पे मैंने ये फैसला कर लिया, क्योंकि ऐसा विराट रूप है उनका, ऐसा उन्होंने काम किया है कि ये बहुत छोटी सी ओछी सी बात है। और अगर कोई कह रहा था कि राजधर्म और ये सब, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अटल जी के अनुसार सबका साथ सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, सरकार मोदी ऐसा कर पा रहे हैं, तो उनको इस बात से ज्यादा खुशी होगी बजाय इसके कि आप एक छोटा सा उपहार देकर के उन्हें खुश कर। उनके लिए भारत रत्न आज की तारीख में ये सियासी रेवड़ी बनता जा रहा है, और इससे बचना चाहिए भारत जैसे देश को कि आप जब कोई दुनिया के लोग ललायित होने चाहिए, जैसे मदर टेरेसा को आपने दिया या आपने इनको दिया, नेल्सन मंडेला को दिया, तो दुनिया के लोग लालायित होने चाहिए कि भारत का एक पुरस्कार है और वो पुरस्कार मिलना है, तो एक हम उसके लिए मेहनत करें और आने वाले दिन में हम उस मकाम को हासिल करें। उसमें असहमति नहीं है, लेकिन जिनको दिया गया है और वो रत्न है, विभूति है, उनका योगदान है,
और उस योगदान को अगर हम सराहते हैं आज, चाहे देर से करें चाहे किसी भी फॉर्म में करें, हो सकता है उसके पीछे, मैं कह रहा हूं, नियत देखने से पहले हम देखते हैं कि जो स्थिति है आज, उसको मुझे लगता है कम से कम जो तात्कालिक बधाई के पात्र ही बने। हाँ, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं अभी सूचना राज्य मंत्री का बयान सुना, वो मोहन मालवीय कह रहे थे महामना को, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस लेगेसी की कमी है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि महामना कौन सा चीज है। राजनीति में आप आ गए और सब कुछ आ गए, तो महामना क्या है? अगर राजनीति में रहते हुए अटल जी अगर अनुमति दें तो मैं महामना के जीवन की एक घटना, छोटी सी घटना का मैं पूरा इतिहास आप अगर बहुत संक्षेप में बताइए। बाबू जगजीवन राम BHU में पढ़ते थे और बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों को मिला के एक यूनिवर्सिटी थी, मैट्रिकुलेशन का एग्जाम होता था कोलकाता यूनिवर्सिटी से, और वो टॉप किए थे। टॉप करने के बाद BHU में एडमिशन लिए तो छात्रावास के कर्मचारियों ने उनको छात्रावास में खाना खिलाने से मना कर दिया था, ये कह के कि दलित हैं, इनका बर्तन जूठा मैं नहीं मांजूंगा। महामना पहुंचे, उनके कानों में जब ये बात पहुंची तो महामना पहुंचे, बाबू जगजीवन राम को उठा के अपने घर ले गए। बोले, उनके मुंह से ये बात निकली कि इस मेधावी छात्र के जूठे बर्तन मैं धोऊंगा, और अपने घर में रख के बाबूजी को वो पढ़ाए। ये महानता थी जगजीवन राम के बारे में। एक और तथ्य है, जगजीवन राम उसके बाद से अपने घर में तमाम लोगों को बुलाते रहे और अलग अलग खाना के इंतजाम करते रहे। ब्राह्मणों को कभी भी उन्होंने ऐसी लाचारगी में कभी सामने नहीं देना, वर्ण व्यवस्था को उन्होंने कायम रखा और उनके घर में एक अलग रसोई चलता रहा। ये भी मेरी जानकारी है। वो अलग है, लेकिन मैं महामना की बात कर रहा था, उन्हीं से लिया। महामना अपने घर में ले आए उनको, बोले इस मेधावी छात्र का जूठा बर्तन मैं धोऊंगा, ये मेरे घर में रहेगा। तमाम निश्चित रूप से भारत रत्न मिला है, तमाम अच्छाइयां हैं और ये बहुत योग्य लोग हैं, जैसा कि दिलीप जी कह रहे थे। लेकिन सवाल एक ये आलोक जी ने उठाया काफी महत्वपूर्ण है। रामाधार जी आपसे और श्यामजी जी आपसे इस दोनों लोगों से प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जैसे तमाम पुरस्कार हमारे देश में मिल रहे हैं, अगर इसकी तुलना करें हम, जैसे नोबेल पुरस्कार होता है, उसकी तुलना, उसको अचीव करना अपने आप में एक बड़ी चीज़ मानी जाती है। वहीं अगर ऑस्कर की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में भी इसको लेकर के एक बड़ी एक तरीके से सोच होती है कि ऑस्कर मिल गया। ऐसी स्थिति क्यों नहीं भारत रत्न को लेकर के हो रही है? ऐसा ना हो कि जिस तरीके की व्यवस्था है उसको लेकर के अगर मन में शंका रहे, ये आपको लगता है जैसे CBI की नियुक्ति हो रही है या बाकी लोगों की, उसमें विपक्ष का भी एक व्यक्ति हो, उसमें सत्ता पक्ष का भी व्यक्ति हो, उसके तमाम गुणों को देखा जाए और उसके बाद उस पर कम से कम सियासत ना हो, कॉलेजियम हो, ये एक ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए। बनी हुई है जो सरकार, लेकिन सरकार के निर्णयों से स्वाभाविक रूप से वो प्रभावित रहता है, तभी बहुत सारे महान विभूति लोग छूटे रह गए हैं। तो एक होना चाहिए, हर व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए व्यक्ति को काम उसको बेहतर है। अगर सीधे शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जिस तरह के शासकीय व्यवस्था में जिस तरह के संस्कार डाले, जिसको कुसंस्कार कह सकते हैं शासकीय व्यवस्था में, उसका नतीजा है। उसको ठीक करने के बजाय मुझे लगता है श्याम जाजू जी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, लोग भी पालन करते रहे, नहीं उसको बदलने की जरूरत है। और वो जो बात आलोक जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी संस्थागत चीजों को इसको शेप लेना चाहिए जहां पर इस तरह के सवाल शायद किसी के मन में ना रहे। जब महात्मा गांधी महामना के बारे में, पंडित जी के बारे में, मैं उनका डेवोटी हूं, वो खुद कहते थे, तो ऐसे विभूतियों को इतने सालों तक क्यों छोड़ा गया? ये कोई आदमी कांग्रेस पार्टी के अगर सर्वोच्च नेता इस पे आज बयान दे, जो बात आज उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि वाजपेयी के राजधर्म के बारे में उनको ध्यान रखना चाहिए, तो महात्मा गांधी को उन बातों को वो 60 साल तक 66 साल तक क्यों भूलते रहे? अगर कांग्रेस के उस प्रवक्ता से कोई सवाल पूछते तो मुझे लगता है बेहतर होता। लेकिन कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस ने जिस, मैंने कहा, संस्कार में जो खासकर व्यवस्था में जो डालकर उन्होंने छोड़ दिया था, उसको ठीक करने में अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो महामना ऐसे पुरस्कारों से ऊपर है। ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि भारत रत्न जैसे मसले को लेने के लिए लालायित न नजर आए, उसको सेक्शनाइज करते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है। मिले तो हम उस पर चर्चा करें, तो उसमें हम बहस इस पे करें कि इस पे सियासत क्यों कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल श्यामजी जी आपसे बहुत संक्षेप में, आपको लगता है कुछ इस तरह का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी भी होगी, क्या आप इस बारे में कोई प्रस्ताव रखेंगे या इस तरह की कोई सोच होगी ताकि कम से कम जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा टूटे और ये अपने आप में दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे बड़ा सम्मान बने भारत रत्न?
जिस प्रकार के दो नामों की आज घोषणा हुई, इसलिए किसी भी के भी मन में किंतु परंतु नहीं है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल। पुरस्कार ये सब राजनीति के ऊपर उठकर ही होने चाहिए। उस हिसाब से एक अच्छी पहल आज के सरकार ने की है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी पिछली सरकार ने क्या किया क्यों नहीं दिया वो अलग बात है, वो उनके जगह पर है। ये नया सरकार उस प्रकार का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। कोई व्यवस्था बननी चाहिए, नहीं, ये मेरा सवाल है। व्यवस्था, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कोई ऐसा कई बातें तो व्यवस्था से ऊपर उठकर भी होती है। कोई भी व्यवस्था में कोई बात डालने से उसको स्टीरियोटाइप स्वरूप आता है, उसकी जरूरत नहीं होती। कुछ बातें तो व्यवस्था से ऊपर उठकर होती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इसी बात पे, और कोशिश हमारी यही है कि और तमाम जो पैनलिस्ट, जो हमारे पत्रकार, जो खासतौर से जो लोग वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनका मानना यही है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सवाल निश्चित रूप से कोई नहीं है, सभी व्यक्ति, ये देश जो है महान विभूतियों से भरा पड़ा है, लेकिन जब भी किसी सियासी व्यक्ति को दिया जाए तो उस पर मन में शंका ना हो कि इस विचारधारा की सरकार है इसलिए इस व्यक्ति को दिया गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर और झारखंड, यहाँ पर दिलचस्प सियासी समीकरण बन रहा है। एक तरफ झारखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के संशय है, और जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बनेगी, इस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और अब हम बात करेंगे झारखंड की। जी हाँ, झारखंड में बहुमत तो मिल गया बीजेपी गठबंधन को, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के कशमकश जारी है। आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जेपी नड्डा और सहस्त्रबुद्धे, इन दो लोगों को पर्यवेक्षक इन दोनों को जो पर्यवेक्षक बनाया गया है, और ये दो लोग वहां जाकर के विधायकों के साथ बैठक करेंगे और निर्णय करेंगे कि आखिर में वो चेहरा कौन होगा, कौन हो सकता है। इस पर हमारे तमाम पैनलिस्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद, वो आपको सुनाते हैं। हम झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब से स्टेट बनी है कि प्री पोल अलायंस और किसी एक दल को इतना बड़ा बहुमत मिला है। हम सरकार बनाने की दृष्टि से वहां कदम उठाएंगे। जल्द ही वहां विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, और उसी तरीके से हम जम्मू कश्मीर में भी, जहां हमें पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोगों ने समर्थन किया है, हम 87 सीट्स में से 75 सीट ही चुनाव लड़े थे, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्जिन वोट शेयर हमारे को मिला है। यह बताता है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के साथ साथ सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने, विकास करने के विषय को वहां भी समर्थन मिला है। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ श्याम जाजू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, रामाधार शर्मा जी हमारे पास हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और दिलीप के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। पहला सवाल श्याम जाजू जी आपसे ही करेंगे। आपकी पार्टी को झारखंड में जीत हासिल हुई है, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको शुभकामनाएं। लेकिन अब सबसे बड़ी कश्मकश यही है कि आखिर में चेहरा होगा कौन। तमाम नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सीपी सिंह का नाम आ रहा है, रघुवर दास कहा जा रहा है सबसे आगे चल रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता जो पुराने नेता रहे हैं, कुछ हार गए हैं, कुछ पार्टी में नहीं है। ऐसे में आप जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अब तो चुनाव खत्म हो गया है, कौन सा चेहरा बनने वाला है झारखंड का मुख्यमंत्री? झारखंड की निर्मित से भारतीय जनता पार्टी का और झारखंड का इमोशनल नाता है। झारखंड की निर्मित में अटल जी ने जो घोषणा की थी, उस टाइम की एनडीए सरकार ने झारखंड की निर्मित की थी। उसके बाद 14 साल ही झारखंड ये अस्थिरता से जूझता रहा है। किसी एक पार्टी को प्योर बहुमत ना मिलने से वहां पर अस्थिरता का संकट हर टाइम था। नेताओं का आपसी खींचातान में वो प्रदेश पिछड़ गया। इस बार उस जनता ने
लोकसभा के चुनाव में भी 14 में से 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार भी प्योर मेजॉरिटी देकर एक बार अपना पूरा प्रदेश विकास के रफ्तार में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जी, चेहरा कौन अब होगा? सवाल ऐसा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में हो या झारखंड में हो, इसके पहले महाराष्ट्र में हो या हरियाणा में हो, कोई चेहरा की, कोई नेता की घोषणा पहले चुनाव के पहले नहीं की थी। पर यह केडर पार्टी होने के कारण स्वाभाविक रूप से तुरंत अब जब हमारी वहां की विधायक दल की बैठक होगी, हमारे केंद्रीय निरीक्षक यहां से जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उस पर बहुत बड़ा संकट है। बहुत ही जल्दी वो निर्णय उस मीटिंग के माध्यम से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से नाम आएगा। और क्राइटेरिया रखा है आपने किन 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 क्राइटेरिया पे फिट होते हो तो इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये अगर नहीं हुआ तो नहीं रखा जाएगा, आदिवासी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कुछ चीजें आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वहां किस नॉर्म पर मुख्यमंत्री का चयन होगा, कि कौन सा क्राइटेरिया लगाया जाएगा, ये तो बात मीडिया के माध्यम से हम नहीं करेंगे। पर ऐसे आदमी की वहां पर चयन होगा जो झारखंड को, देश की जो विकास की रफ्तार की यात्रा शुरू है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उससे कनेक्ट कर पाएगा और जो पिछड़ा हुआ झारखंड है उसको आगे लेके जाएगा। ऐसे सशक्त और मजबूत नेता को वो कमान सौंपी जाएगी। आलोक जी, कितना मुश्किल होने वाला है खासतौर से बीजेपी के लिए चेहरे को चुनना, क्योंकि ये भी देखना होगा कि वो मैनेज कर सके। गठबंधन के साथ जो है वहाँ पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और उनके अपने आजसू के नेता हार गए हैं, तो कैसे मैनेज करना है, ये तमाम जिम्मेदारियां होंगी उस व्यक्ति पर जिसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। कितना मुश्किल है और आपकी नज़र में कौन दावेदार लग रहा है? मैं दर्शकों को ज़्यादा दुविधा में नहीं रखना चाहता और जितनी सियासत कर रहे हैं और हैं करना ही चाहिए जाजू जी को। एक नाम जो वहाँ साफ दिख रहा है वो रघुवर दास का नाम इसलिए दिख रहा है कि उपाध्यक्ष रहते हुए, सांसद रहते हुए पार्टी ने उन्हें विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव लड़ाया और उसमें वो जीत गए हैं। तो एक नाव, और सुबह आज आए हैं और शाम को रांची लौटे हैं। अब रांची जाते जाते और यहाँ उन्हें क्या आश्वासन मिला है वो नहीं पता, लेकिन एक पार्टी ने एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दी है और 26 तारीख को विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। उसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक भी तय कर दिया गया है, बता दिया गया। तो जो फ्रंट रनर हैं, जो स्पष्ट रनर हैं, जो दिख रहे हैं, और दर्शकों को लगभग ये समझना चाहिए, वो उनके समझ में ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो समझ रहे हैं कि रघुवर दास ही होंगे। अगर नहीं होते हैं, दूसरा सवाल आपने जो जताया, तो हो सकता है अगर गहन मंथन में भारतीय जनता पार्टी गई हो, ऐसा जाने की उम्मीद कम है, तो वहां स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ मिलकर के सरकार चलानी है और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के जो सुप्रीमो हैं वो बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं और ये बात राजनीतिक तौर पे चलना लाजमी है कि उनके यहाँ गहन मंथन शुरू हो गया है कि क्या उन्होंने सत्यानाश कर दिया अपनी पार्टी का इस अलायंस के जरिए। अगर ऐसी सूरत वहां उभरती है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के अंदर एक धारा डेवलप होगी जो कहेगी कि विपक्ष की राजनीति करके हम खुद की वायबिलिटी को बढ़ाएं और फिर अगले चुनाव की तैयारी करें। ये लाजमी है। और झारखंड में एक और ऑप्शन मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो झारखंड विकास मोर्चा का ऑप्शन मौजूद है जिसके 8 विधायक जीत करके आए हैं और संघ की ओर से कुछ बातें उठी हैं और संघ की ओर से भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से झारखंड विकास मोर्चा को अपने फोल्ड में वो ले ले और भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बूते सबसे बड़ी पार्टी बन जाए और निश्चिंत होकर के अगले 5 सालों के लिए सरकार चलाए। ये स्थिति है। और लेकिन झारखंड विकास मोर्चा के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसके जो नेता थे वो खुद चुनाव हार गए हैं और चुनाव हारे व्यक्ति को समेटना कैसे संभव होगा ये मुश्किल है। और दूसरी बात है कि उस नेता के लिए भी मुश्किल है कि अगर 8 विधायक उसके टूट करके इधर आना चाहें और तब सिर्फ पार्टी उनके पास बचेगा, तो इसमें कौन सी पैचअप फार्मूला ये चला रहे हैं वो एक देखने वाली बात होगी। इस लिहाज से झारखंड की राजनीति महत्वपूर्ण होगी और मुख्यमंत्री के नाम पर कोई दुविधा होगा तो इसी मसले को होकर रह रहा होगा। चलिए दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये तमाम पहलू, तमाम एंगल जो है आलोक जी ने बताया, आप कौन सा महत्वपूर्ण एंगल मान रहे हैं? और खासतौर से अब इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में हमने देखा कि जो नाम मीडिया में सबसे ज़्यादा फ्लोट हुआ, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर का हो, देवेंद्र फडणवीस, निश्चित रूप से उसके साथ कई सारे नाम जुड़े हुए थे, लेकिन जो फ्रंट रनर नाम थे उन्हीं को आखिर में हमने देखा कि सत्ता सौंपी गई। क्या यहाँ पर भी जिस तरीके से जो फ्रंट रनर हैं, रघुवर दास की जो बात हो रही है, उनको ही मिलेगी या आपको लगता है स्थितियाँ यहाँ पर झारखंड में थोड़ी पेचीदा हैं, थोड़ी बदली हुई हैं, कोई भी सरप्राइज आ सकता है? कुछ चुनौतियां हैं यहाँ पे। सबसे पहले चुनौती है कि वो एक जब राज्य का निर्माण हुआ
वहां पे एक आंदोलन के बाद उस राज्य का निर्माण हुआ। भारतीय जनता पार्टी के उस समय नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए की सरकार थी, 2000 में इस राज्य का निर्माण हुआ और आदिवासी राज्य जो वहाँ पे आंदोलन का ज़्यादातर आदिवासी लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को काफ़ी उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन, इस तरह के, और वो आदिवासी राज्य की तरफ से देखते हैं जो वहाँ के आदिवासी हैं। तो आदिवासी गैर आदिवासी की ये बात जो वहाँ पे आती है ये हमेशा वहाँ पे है, वो एक फैक्ट है। और इस फैक्ट को सियासी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करके रघुवर दास का सीधा नाम आगे कर देना, उसके अपने कई सियासी मजबूरियां हैं, वो सीधा नहीं कर। अगर वो चाहते भी हैं कि रघुवर दास को बनाए तो उससे पहले तमाम तरह के जो सियासी साठ गांठ या जो एडजस्टमेंट करना है उसके लिए वो करने पड़ेंगे। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि जो अगर वो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री वहां पे बनाते हैं तो एक फायदा तो उनको बिहार के चुनाव में रघुवर दास जी को लेके हो सकता है, लेकिन जो दूसरा नुकसान हो सकता है वो ये है कि वहां पे हेमंत सोरेन, जेएमएम मिसबा इस चुनाव में मजबूत होके उभर के आए हैं और फिर आदिवासी जो जनमानस है, जो सोच है कि आदिवासी जो वोट बैंक है उसको जो पोलराइज करने की गुरुजी में और हेमंत में उनकी जो पॉलिटिकल क्षमता है वो उनका कद जो है और उससे बढ़ सकता है। वो कहेंगे, इस बात को प्रचार करेंगे, देखिए आदिवासियों का अनदेखी यहाँ पे हुआ और इस तरह जब तक हम थे या हमारे साथ थे, तो ये एक राजनीतिक रूप से फायदे और नुकसान का आकलन ये किया जाएगा। दूसरा वहां पे 2-3 और चीजें हैं, चूंकि वहां माइनिंग, वहां खनिज संपदा है, वहां पे खनिज संपदाओं के लिए जिस तरह से काम किए जाने हैं उसमें आदिवासी वहां पे प्रभावित होते हैं और आदिवासी ज्यादातर खास करके उन इलाकों में, जंगलों में, वन में जो वनवासी हैं, तो अगर कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री वहां पे है और वो प्रभावित होते हैं तो एक दुष्प्रचार और होगा कि देखिए ये गैर आदिवासी के द्वारा आदिवासियों का शोषण हो रहा है। तो ये तमाम तरह एक दूसरी चुनौतियां हैं। जो नक्सल मूवमेंट है वहां पे, जो नक्सल हिंसा वहां पे है, जो नक्सल, तो उसमें भी कई इलाके में, खास करके वो इलाके जहां पर कि आदिवासी डोमिनेटेड इलाके हैं, तो क्या इस चीज का प्रचार प्रसार करके नक्सल हिंसा में भी बढ़ोतरी हो सकती है क्या? ये भी एक तीसरा पहलू है। इसके और कई और, अर्जुन मुंडा है जो बीजेपी के कदावर जो हार गए हैं चुनाव, कई और नेता हारे हैं। तो ये जो आदिवासी और गैर आदिवासी का जो आकलन, फायदे और नुकसान का जो उनको आकलन करना है, उसके लिए उनके नेता बैठ रहे हैं, लगातार बैठ रहे हैं, उनको पहले से पता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, नेता का नाम तो तय है, इसमें मुझे कभी भी, क्योंकि ये स्थिति आने वाली है ये बीजेपी को पता है। लेकिन उसका कब, किस समय पे, किस तरह से उसकी घोषणा होगी, उसकी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी 26 तारीख को दोनों नेता वहां रांची पहुंच रहे हैं, बैठक करेंगे, बैठक प्रक्रिया करके उस प्रक्रिया से वो नाम अनाउंस करेंगे, घोषणा करेंगे। लेकिन ये जो चुनौती है, ये सियासी चुनौती है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैसे कैसे उसको बैलेंस करना है, ये तमाम काम अभी किए जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत कठिनाई नहीं है। और जहां जो बात आलोक जी कह रहे थे कि जो उनके पास विकल्प है दो, एक जो आजसू का है, आजसू खुद उनके सुप्रीमो हार चुके हैं और उनके जो बाकी जो सदस्य जीत के आए हैं वो प्री पोल अलायंस में है, और किसी को भी, कोई भी नेता कम से कम इस वक्त वही चाहेगा कि तुरंत सरकार बने, उस सरकार में वो सत्ता में उनको सहभागी उस सत्ता का बने। और इसके अलावा वहां पे किसी की भी कोई चाहत नहीं होगी। जेवीएम की भी चाहत, जो जीत के आ रहे हैं उनकी भी चाहत यही है, उनके भी नेता हार चुके हैं, बाबूलाल मरांडी दोनों सीटों से, तो वो भी जो है बीजेपी के साथ ही जाने के लिए जाएंगे, उनके पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो बीजेपी के लिए वहां पे सरकार बनाने की कोई संकट वहां पे ऐसी स्थिति नहीं है, ना चुनौती है। हाँ, ये है कि ज्यादा लोग आएंगे तो उसको उनको एडजस्ट कैसे करेंगे, ये चुनौती जरूर होगी इस वक्त। चलिए जरा अब रामाधार जी, हालांकि आपसे नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल तो पूछना मुझे लगता है कि लाजमी नहीं होगा। आपसे एक दूसरा सवाल मैं करना चाहूँगा। आज खबर आई कि राहुल गांधी काफ़ी नाराज हैं और उन्होंने बाकायदा बैठक बुलाई है और तमाम लोगों से रिपोर्ट मांगी है कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दी जाए। सवाल ये है विपुल की, राहुल गांधी नाराज किससे है? खुद से नाराज है कि वो पार्टी को नहीं जीता और जब उनसे सवाल पूछा जाता है
चुनाव के बाद एक बाइट उनकी तरफ से नहीं आया, एक बयान, छोटा सा बयान नहीं आया, किसकी जिम्मेदारी है, क्यों हारी पार्टी, गठबंधन गलत था, क्या कुछ हुआ? इसका जवाब आप रामाधार जी से क्यों चाहते हैं? झारखंड में सबसे पहले झारखंड में भाजपा गठबंधन के चयनित होने के लिए मेरी बधाई और शुभकामना। सरकार बढ़िया से चलाए, पिछड़ा प्रदेश है, प्रदेश में विकास का कार्य करे। जैसे पिछले 9-10 सालों में लूट खसोट को चलाते रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति ना कराएं। अच्छे व्यक्ति सरयू राय जी हैं, वहां मेरे मित्र हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाएं ये लोग। आपका बयान सुनकर तो बीजेपी अगर उनको बढ़ाना होगा तो नहीं बनाएगी, कांग्रेस अपना आदमी सेट कर रही है। आपने मित्र का काम लगा दिया। हाँ, दूसरी बात ये मित्र है, आप कांग्रेस से प्रॉक्सिमिटी का उनसे हानि होगा? नहीं, बड़े मधुर व्यक्तिगत संबंध है, मधुर संबंध है। कॉलेज में हमसे एक आध साल ये तो आपने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नहीं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, सच्चरित्र व्यक्ति हैं, उनको बनाए। वो भी एक दास जी हैं या सरजू राय जी हैं, इन दोनों में से किसी एक को बनाएंगे तो झारखंड की जनता निश्चित रूप से प्रसन्न होगी। और बाकी कांग्रेस में विचार मंथन चलता रहता है। आज जनरल सेक्रेटरी प्रभारी जो भी लोग थे, उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट जल्दी मंथन समाप्त कीजिए सर, तो ऐसा ना हो कि अमृत निकलने से पहले ही जो है मंथन। अब तो अमृत निकलने में 4-5 साल का देर है। और देखिए, राजनीति जो है वो सेवा का मार्ग है, सेवा का मार्ग है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं, निश्चित रूप से जो बंद पड़ा वो दिया गया हाल हुआ है। आज उस तरह की सेवा कब बंद होगी कांग्रेस के द्वारा? ये मैं अपने वरीय साथी को बताना चाहूंगा कि जब आजादी मिली थी तो ऐसी स्थिति थी नॉर्थ बिहार में, जहां से ये आते हैं, वहां ऐसी स्थिति थी, घर में एक साड़ी रहता था और महिलाएं लुगदी लपेटती थी और बाहर निकलते समय जो है बिल्कुल समाप्ति हो रहा है। जम्मू कश्मीर पे साथ जहां पहुंचा है, अब ये बात कहने की अलग है कि कहां पहुंच। 5 साल में मोदी जी पहुंचा है, 4.5 साल और बचा है अभी। चलिए ठीक है, वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा काम किया था। लोग कहते हैं रामाधार जी समय समाप्त, सरकार रिपीट। रामाधार जी समय नहीं। श्याम जाजू जी, जम्मू कश्मीर पे आते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार बनाने के सारे विकल्प खुले हैं। आपने 6 विधायकों का कहा गया है कि 6 विधायक आपको समर्थन दे रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आप चाहते हैं मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जताना। इधर कांग्रेस ने समर्थन देने की बात कही है, शर्त पीडीपी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं, वो पीडीपी के साथ भी जा सकती है। वो कह रही है अगर मायावती और समाजवादी पार्टी जो है आने की बात कर सकते हैं एक साथ, इस तरह की बात हो सकती है। लालू और नीतीश, अगर लालू और नीतीश भी साथ आ सकते हैं और मायावती और समाजवादी के बीच में बात चल रही है तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं? तो ये इस तरह के बयान उनके आ रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बनेगी? जम्मू कश्मीर ने भी जिस प्रकार के रिजल्ट दिए हैं, पूरे देश को चौंका दिया है। सरकार कैसे बनेगी? बहुत कम है। सेंसिटिव स्टेट में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वहां पर है। संख्या के बल पर अगर 2-3 सीटों से कम है, पर आज ऐसा दिख रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी हम बन गए हैं। 6 अपक्ष जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं वो हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो गए हैं। और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो कहा है, सब प्रकार के विकल्प वहां पर खुले हैं। जम्मू कश्मीर को एक स्थिर सरकार देने के लिए, जो प्रगतिशील सरकार देने के लिए वहां का जो बैकलॉग है, कहा जा रहा है कि एक धड़ा है जो पीडीपी के साथ बात कर रहा है और ज्यादातर लोगों का कहना है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात बन जाए तो सबसे बढ़िया होगा। तो क्या आपकी कोशिश क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने की या पीडीपी के साथ जाने की? पीडीपी के साथ सिद्धांतों का समझौता जो है वो आपको करना पड़ेगा या पीडीपी को करना पड़ेगा? वहां पर स्थिर सरकार देने के लिए जो भी उचित कदम उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और वैसे उस प्रकार की बातें सब हो रही है। मेजॉरिटी की स्थिर सरकार जम्मू कश्मीर को मिलेगी, इसमें कोई किसी के मन में डाउट नहीं। दिलीप जी, तमाम विकल्प खुले हुए हैं, आप किस विकल्प को लगता है कि वो हकीकत का रूप लेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का मैंडेट है जी, उस मैंडेट को तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मैंडेट वहां गठबंधन सरकार के लिए, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं है तो बहुत साफ है। अब गठबंधन के क्या स्वरूप होंगे ये बात जाहिर है, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर भी सरकार नहीं बना सकती है, इसलिए उस तरह के कोई। और रही बात पीडीपी और बीजेपी के साथ जाने की, तो अगर इस तरह के जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो बिना पीडीपी के भी बीजेपी और सरकार वहां पे बना सकती है और बीजेपी पीडीपी मिलकर भी सरकार बना सकती है। और जो बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सारे विकल्प खुले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि पीडीपी के साथ भी बनाने के विकल्प खुले हैं, वो भी एक विकल्प है। विकल्प 2 ही हो सकते हैं, कि पीडीपी के साथ एक बिना पीडीपी का कोई गठबंधन बनाए, ये 2 विकल्प के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है वहां पे। बिल्कुल, जो तीसरा विकल्प है वो पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाए।
जो अगर उसको आप देखें तो वो मैंडेट अगर देखें वो मैंडेट तो है नहीं, क्योंकि वो मैंडेट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध में मैंडेट है। बिल्कुल जो मैंडेट है, तो अगर वो मिल के विरोध में जिनको मैंडेट मिला अगर मिलकर सरकार बनाते हैं तो मैंडेट के खिलाफ सरकार बन सकती है। लेकिन भारत के सियासत में इस तरह के चीजें ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। जी, ये नाभि जो है ना वो केंद्र से जुड़ा पड़ा है। बिल्कुल, तो केंद्र में जब जिसकी सरकार है वही सरकार वहां बनाएगी, ये तय है। और हमेशा से ये रहा है कि ऑक्सीजन सेंटर रहा है। वो जब कांग्रेस यहां सेंटर में थी तो कांग्रेस बनाती थी, और इस बार अगर ठीक से बीजेपी दबिश दे तो हो सकता है कि एनसी अपने केंद्रीय नेतृत्व में या केंद्र किसी मंत्री को शामिल करके वहां बीजेपी के नेतृत्व वाले सरकार में। 10 सेकंड बस, समय समाप्त हो चुका है। निश्चित रूप से ये बीजेपी का मामला है। कांग्रेस को तो मैंडेट इतना मिला नहीं है कि वो सरकार बनाने और सरकार में शामिल होने के बारे में सोचे। अगर किसी दल को समर्थन देना भी होगा तो धर्मनिरपेक्ष दल को बाहर से समर्थन चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। श्याम जाजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रामाधार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे कार्यक्रम में जुटने के लिए। घटना चक्र को यहीं समेटते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।